मैं पवार साहब का दिल से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है, लोगों के इंटरव्यू, उनकी पूरी जर्नी, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, कहाँ से पैदा हुए, इनकी एजुकेशन के बारे में, उनके परिवार के बारे में बहुत बारीकी से इन्होंने इंटरव्यू लिया है। और शायद ये पहला मेरा ऐसा इंटरव्यू रहा है जहाँ मैंने इतनी डीपली जाकर अपनी चीज़ें, अपनी खुद के बारे में बताई हैं। और इससे पहले शायद किसी के बारे में, किसी के पास इतनी सारी डिटेल में जानकारी नहीं होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक इंटरव्यू है। इसके लिए मैं पवार साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनको देश ही नहीं विदेश तक लोग जानते हैं। ऐसी हस्ती जिनका नाम है उस्मान सैफी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, उस्मान सैफी एक ऐसी हस्ती हैं जिनको देश और दुनिया में लोग उस्मान सैफी सफ़र के नाम से जानते हैं। वो एक यूट्यूबर हैं और देश से बाहर की जितनी भी तमाम ऐसी कहानियां हैं जिनके पहलू छुए और अनछुए हैं, उन सब बातों पर आप बात करते हैं और आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो आज हम बात करेंगे उनके जीवन सफ़र और उनका मीडिया जर्नलिज्म में जो सफ़र रहा है, उन सब तमाम बातों पर आज उनसे चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं उस्मान सैफी जी से। उस्मान भाई नमस्कार। पवार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू तो खैर मैं भी बहुत सारे लेता हूँ, लेकिन आज इस सीट पे बैठ कर थोड़ा सा एकदम घबराहट सी हो रही है कि पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। और एकदम होता ना कि इसे कैमरे को देख के थोड़ा डर सा लगता है, तो वैसे एक नर्वस सा फील कर रहा हूँ। जो भी इंसान नर्वस फील करेगा वो कभी जीवन में गलती नहीं कर सकता। प्रॉब्लम वही होती है जो ओवर कॉन्फिडेंस में लोग आ जाते हैं कि भाई मैं तो मास्टर हो गया, अब मुझे तो किसी चीज़ से कोई डर नहीं है जी। नर्वस भी होना ज़रूरी है। उससे क्या है कि हम लोग अलर्ट रहते हैं जी। और हर एक्टर या जो भी एंकर या जो भी मीडिया में काम कर रहा है, उन सबको सेंसिटिव होना चाहिए इस चीज़ के प्रति कि हम लोग उस चीज़ से डरें कैमरा के सामने आने से कि भाई कोई गलती ना हो जाए। सही। चलिए, खैर बहुत शानदार। आप इंटरव्यू भी लेते हैं, नई नई कहानियाँ, ऐसे किस्से कि जो अनसुलझे हैं, जो सुलझे हैं, उस तरीके की कहानियाँ आप लोग बताते हैं और आपको पूरे देश के लोग प्यार करते हैं, आपकी कहानियाँ सुनते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप उन सब चीज़ों का वर्णन करते हैं। और आपकी जो आवाज़, आपका बोलने का जो लहजा है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है और तभी दुनिया और देश के लोग आपको प्यार करते हैं। ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है? नहीं, बिल्कुल, ये है, फैक्ट है बिल्कुल। तो उस्मान भाई, आज तो मैं भाई बोलूँगा, मैं जर्नली भाई। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? बॉस, उत्तर प्रदेश का ज़िला अमरोहा है, उसकी तहसील हसनपुर है। हसनपुर का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है दौरारा। दौरारा। अच्छा, दौरारा। हाँ, लोग मेरठ वाले दौराला को दौरारा समझते हैं, तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं उसी गांव में, मतलब तो ये गंगा के खादर में पड़ता है? बिल्कुल, गंगा के खादर में पड़ता है। तो देख लो, उसकी जो कटरी है गंगा की, उस कटरी में एक छोटा सा गाँव है। जी जी जी। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो आपकी शिक्षा गाँव में ही हुई? मैंने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की अपने ही गांव के पास में लगभग 1 किलोमीटर दूर की स्कूल लगता था, ग्रामोदय इंटर कॉलेज गंगेश्वरी। तो वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है, वहीं पे सारी पढ़ाई लिखाई हुई। और यहाँ से निकल कर मैं जाना तो चाहता था दिल्ली, देखना चाहता था दिल्ली कैसी है। तो घर वालों से काफ़ी रिक्वेस्ट करता था कि भाई मेरा एडमिशन वहाँ दिल्ली में करा दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम्हें अमरोहा जाना है। तो उन दोनों, जब ये बात है 2003 की बात है, जब अमरोहा उस टाइम जनपद नहीं था? नहीं, जनपद तो बन गया था। शायद 1997 के आसपास जनपद बन गया, ज्योतिबा फूले नगर के नाम से मायावती जी ने बनाया था। हाँ, जी जी। लेकिन बाद में गौतम बुद्ध नगर वो सब उसी टाइम के। हाँ, बिल्कुल उसी टाइम के। उसके बाद ये अखिलेश यादव ने इसका नाम पुनः वही रख दिया, अमरोहा। पहले ज्योतिबा फूले नगर हुआ करता था। जी जी जी। तो वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है, आज भी है, JS हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो वहाँ मैंने 2003 में एडमिशन लिया था BA में, और 3 साल वहाँ पढ़ाई की मैंने, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद अब ये कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि गांव में आप रहते थे, तो गांव में परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में
मेरे पापा हर 3 भाई हैं, जी। तीनों ही गवर्नमेंट मुलाजिम रहे हैं। आपके फादर किस पापा डिपार्टमेंट? मेरे टीचर से रिटायर हो चुके हैं। ओके। मेरे ताऊजी भी टीचर ऑन ड्यूटी डेथ हुए थे। और मेरे जो चाचा हैं वो हैं अभी भी, और वो BSNL डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट तीनों पे। फादर जॉब में थे। हाँ, तीनों गंगा खादर के गांव से निकले हुए बच्चे उस जमाने में गवर्नमेंट में होना। तीनों गवर्नमेंट जॉब में है। और दादा एक छोटा सा बिजनेस व्यापार हुआ करता था हमारा, चक्की स्टीलर का। ओके। गांव में। हाँ, तो वही दादा देखे आपने? दादा के साथ मेरा बचपन बीता है। मेरे दादा मेरे जिगरी दोस्त रहे। तो जैसा वो अगर मेरे अंदर कुछ है तो समझ लो कि दादा का कम से कम 99% होगा। नहीं, दादा ही पोते का और दादा का लगाव ज़्यादा होता है, क्योंकि फादर तक दरअसल बिजी रहते हैं उस ज़माने में। जब हम कोई भी, हम हो आप हो, किसी का भी बचपन हो, तो दादा दादियाँ ही आपको सब चीज़ें सिखाती हैं, बताती हैं। हाँ, मेरी पहली पाठशाला मेरी दादा और दादी हैं। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो गांव में खेती होती भी? हाँ, खेती है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत खेती है। तो अपने एक गांव में गाय भैंस भी पला करती थी। तो कुछ मजा लिया खेती का आपने? अरे मैंने तो सारे काम किए। मैंने ये गोबर कैसे मुझे दूध काढ़ना नहीं आता है बस। अच्छा, दूध निकालना अगर मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। और मैंने भैंसों को सानी करना नहीं सीखा है। सानी बोलते हैं ना, हाँ, चारा सानी। तो वो मुझे नहीं आता। इसके अलावा मैंने जितना भी खेती से रिलेटेड काम है, या चक्की स्पिलर से रिलेटेड काम है, या फिर किसी का, जैसा हमारे घर के पास में जहाँ चक्की हुआ करती थी, वहीं पास में एक मिस्त्री की दुकान। ये सवाल पहली बार किसी ने पूछा है ऐसे मुझसे, तो इसलिए बड़ा इंटरेस्ट, मतलब मुझे मजा भी आ रहा है। नहीं, अच्छा। तो एक गफ्फार मिस्त्री की शॉप थी, वो इंजन ठीक क्या करते थे। ओके। तो मैं देख के चीज़ों को बहुत जल्दी से मतलब सीखने की कोशिश करता हूँ। तो इंजन कैसे खुलेगा, पूरा का पूरा मुझे काम उसका आता है। मैं देख के दूर से, हालांकि मैंने कभी करा नहीं, लेकिन मैं गारंटेड में कर सकता हूँ। उसके बराबर में एक और हार्डवेयर की शॉप थी, तो वो दराती में दांतें निकालना या फिर गणासों को चढ़ाना, ऐसे वहाँ की एक भाषा है। तो हाँ, बिल्कुल। वो एक्चुअली गांव देहात में तो इसी तरीके की भाषाएं होती हैं। ये जो काम था उनका लकड़ी वाला काम। तो हम लोग, जब मैं और मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं आजकल, वो हसनपुर में उनका। आप कितने भाई हैं? भाई बहन कितने हैं? 4 भाई हैं, 1 बहन है। मेरा तीसरा नंबर है। एक जो सबसे बड़े वाले भाई हैं वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ओके। दूसरे नंबर के उनका हसनपुर में एक रहरा अड्डा है, वहाँ पर उनका पारस नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल है। ओके। वो क्या है? उन्होंने BUMS किया हुआ है। अच्छा, और एक अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी डाला हुआ है। ओके। तो ये डिग्री कोर्स वगैरह कराते हैं, PhD वगैरह कराते हैं। साथ ही मैं आपके साथ हुई। और छोटा भाई है, वो भी PG है, लेकिन वो प्राइवेट जॉब करता है। और हम चारों भाइयों में सिस्टर सबसे छोटी है? सिस्टर सबसे छोटी है। उनके जो हस्बैंड वो रेलवे में इंजीनियर हैं। और हम चारों भाइयों में जो वाइफ हैं वो 2 की वर्किंग हैं, 2 की हाउस वाइफ हैं। मतलब मेरी वर्किंग है, और जो डॉक्टर साहब हैं उनकी वाइफ वर्किंग है। बहन तो बड़ी लाडली रही होगी आपकी? हाँ, बहन हमारी सबकी लाडली है, छोटी बहन है। तो ऐसे। तो बहन की शादी कहाँ हुई? बहन की शादी अमरोहा के पास ही एक छोटा सा कस्बा है, जोया तो ऑन रोड ही पड़ता है। हाँ, ऑन रोड पड़ता है। लोग अमरोहा कम जानते हैं, जोया को ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि अमरोहा साइड में हो गया, जो ऑन रोड ही पड़ता है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है। बिल्कुल। तो फादर टीचर थे, तो पारिवारिक परिस्थितियाँ तो बचपन में अच्छी होंगी, क्योंकि उतना ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल पारिवारिक परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक रही हैं। और सारी स्कूलिंग वगैरह वो गाँव से ही हुई थी जी। तो ये बिल्कुल उसमें एजुकेशन को लेकर। लेकिन 4 भाइयों की पढ़ाई उस दौर में शिक्षकों को भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी क्या होता था ना, जिस घर में गवर्नमेंट जॉब होती थी, देखिए बाहर की हमने देखा है कि बड़े बड़े काश्तकार जो गांव में किसान होते हैं, अगर उनको बाहर की इनकम नहीं होती थी ना उस जमाने में, तो उनका बस यही था कि बड़े किसान हैं, बाकी कुछ चीज़ें होती नहीं थी। लेकिन जिसके घर में, हमारे ताऊ जी भी लेक्चरर रहे हैं, तो जिस घर में एक गवर्नमेंट का होता था ना आना जाना, तो उससे क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें अपग्रेड हो जाती थी। नहीं, ऐसा है ना कि जो घर में होता था, चाहे पापा कमा रहे हैं या फिर ये एक फिर जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जी जी जी। तो जितने भी फूफियाँ हैं या चचा ताऊ, ये सब एक साथ ही रहते थे। तो कोई हिसाब किताब किसी कुछ नहीं, किसाब किसको क्या रखना है। लेकिन जॉइंट फैमिली के साथ एक दिक्कत है कि चीज़ें बढ़ जाती हैं। भले ही आप चाहे कितना ही कुछ कमाएं, लेकिन जब बढ़ जाएंगी तो फिर हिस्सेदारी जो होगी वो कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी जो, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहता था, लेकिन बाहर रह के, तो ऐसा वो पॉसिबल हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आपको अमरोहा रह के ही पढ़ना है।
और जो बड़े भाई है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर रहे थे। तो ऐसे में ये ऐसे कोर्स जो आए थे MCA, BCA या BBA, BUMS, तो ये प्राइवेट कोर्स हुआ करते थे, प्रोफेशनल कोर्स। तो इनकी फ़ीस उस दौर में भी अच्छी खासी हुआ करती थी, अच्छी खासी होती थी, लेकिन सैलरी उतनी थी नहीं और इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो फिर पता चला कि 4 में से आपको 2 का नाम कट गया अच्छी एजुकेशन के लिए, 2 के लिए हो गया, लेकिन बढ़िया रहा कुल मिला के जो भी है। हाँ, बहरहाल उतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई रोटी कपड़ा के लिए सोचना है या उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी। उसमें नहीं ऐसा बाकी तो ये था कि भाई एक मिडिल फैमिली थी, अच्छा मिडिल फैमिली, सब सारी चीज़ें थी। तो जब आपकी एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन आपने कर ली अमरोहा से, तो उसके बाद फिर आपका क्या, फिर आपने सोचा क्या प्लान रहा? सच बताऊं तो मैंने ये सोचा कि मास्टर्स के लिए का विचार मैंने बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि मैंने ये सोचा कि मुझे PG करना चाहिए ज्योग्राफी में, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऐसा रहा है जी, मैं चाहे वो 5th या 6th या उससे कभी की बात करें तो ज्योग्राफी से मुझे बड़ा लगाव रहा है जी। और मुझे एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था अपना, तो मैं लिख ज़्यादा नहीं रहा था, मैं हर एक सवाल का जवाब सिर्फ एक नक्शा बना के दे रहा था। उन्होंने कुछ पूछा तो मैंने नक्शा बनाया, मैप बनाया वर्ल्ड का, इंडिया का या जिस प्रदेश का उसका, मतलब इतनी नॉलेज थी मुझे उस जी। और जो वो पूछ रहे हैं वो उसके नक्शे के आसपास वो चीज़ें लिख दी। तो एग्जामिनर जब मेरे पास से निकले जा रहे थे तो उन्होंने मेरी कॉपी को उठाया और उससे चेक करना शुरू कर दिया। तो जो चेक कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे मतलब कोई डर नहीं था, कुछ नहीं था, काम कर रहा था। इंग्लिश से मैं हमेशा डरता रहा हूँ, बाकी चीज़ों से डरने लगा। तो देख के उन्होंने कहा कि मैं गारंटी ले सकता हूँ। उन्होंने ये बोला, अब बाकी अपने साथियों से, बाकी जो उनके टीम में थे जो चेकिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इसके नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे। और वैसे ही हुआ, 200 में से शायद 170 नंबर आए थे, क्योंकि MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में उधर 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं और शायद इधर हम अगर मेरिट यूनिवर्सिटी की बात करें, CCS की बात करें, तो यहाँ 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं BA फाइनल में। तो यहाँ से मेरा अब जाना तो था, क्या नाम है, एक प्रोफेसर बनना है, लेकिन दिमाग में कुछ और रहता था कि मुझे एक्टिंग वगैरह का शौक ज़्यादा रहा है। हाई स्कूल इंटर में ये सब जब मैं रहता था तो वहाँ हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना, खेल कूद हो या भाग दौड़ हो या कुश्ती हो, कबड्डी हो। मैं कुश्ती भी मतलब नेशनल नहीं, उसका UP लेवल तक पहुंच गया था, 3rd पोजीशन रही, इसलिए वापस स्टेट लेवल पर। हाँ, लेकिन घर वालों ने साथ नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में मुझे ये प्रोफेशन छोड़ना पड़ा, जबकि मुझे इससे भी बड़ा लगाव रहा है कुश्ती से। तो यहाँ करने के बाद फिर दिमाग में आया कि यार मुझे जब कल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा हिस्सा लेता था तो मेरा मन करता था कि मैं फिल्मी लाइन में जाऊँ, मुंबई जाने का मेरा। और मैं बहुत सारे हीरो हीरोइन को बहुत सारे पत्र लिखा करता था, तो बहुत सारे के जवाब भी आते थे मेरे पास। ओके। हाँ, तो मैंने मुझे तो बड़ा हंसी आती है कि बहुत शायद 94 के आसपास की बात है, मोहरा फिल्म आई थी जी। तो मैंने एक लेटर लिखा सुनील शेट्टी के नाम, मायापुरी मैगजीन वगैरह में उनके एड्रेस भी लिखा हुए होते थे। अब कितने सस्ते मायापुरी मैगजीन आती थी उस जमाने में, लेटर का दौर था। आज की जनरेशन तो बस मेल है या मैसेज है, व्हाट्सएप है। हाँ, तो मैंने मैसेज लिखा कि मुझे अक्षय कुमार का एड्रेस नहीं था उसके अंदर मायापुरी में, और सुनील शेट्टी का एड्रेस था। तो मैंने सुनील शेट्टी को पत्र लिखा कि ये लेटर अक्षय कुमार के पास पहुंचा देना। वो पता नहीं क्या पहुंचा भी होगा, नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हाँ कुछ लेटर के जवाब आते थे, कुछ के नहीं आते थे। तो लेकिन लिखने का ज़्यादा शौक था। खैर यहाँ से निकला और फिर यहाँ बीच में मुझे अखबारों में लेटर टू एडिटर जो छपता था, खासकर अमर उजाला में, तो मैं अपने आसपास के गाँव की समस्याएं जो होती थी वो उसमें लिख दिया करता था, वो भी छपने लगी थी। तो वहाँ मुझे पत्रकार कहने लगे थे लोग। तभी किसी ने मुझे मशवरा दिया कि अगर आपको अपना करियर बनाना है और मुंबई जाना है तो आपके पास एक ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए जिससे क्या, अगर आपकी मुंबई में काम ना लगा, फिल्मों में काम नहीं लगा, तो कम से कम आप दूसरा प्रोफेशन अपना कर लेंगे। तो पहली बार मैंने मास कम्युनिकेशन के बारे में सुना था। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे पढ़ने में मैं सामान्य से थोड़ा नीचे रहा। तो CCS यूनिवर्सिटी कैंपस में जब हम एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था तब मास कम्युनिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया और उसमें नंबर आ गया। फिर आप तो 2 साल मैंने बैचलर की होगी मास कम? नहीं, मैंने मास्टर किया है। 2 साल रेगुलर कोर्स किया है। और मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि मेरे ही क्लास के स्टूडेंट जब ये कहते हैं कि उस्मान के हिंदी में बने हुए नोट्स, उससे हमने तैयारी की। और इसका किस्सा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये भी मैंने बहुत कम लोगों से जिक्र किया। यहाँ से मेरी जो लाइफ थी वो एकदम बदल गई थी। था क्या, मैं अपने कैंपस के एकदम लॉन में बैठा हुआ हूँ और एक लड़का है कश्मीरी, अमीन मीर ने मुझे वो दिया अपना टॉपिक, जो भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में थे, का उस्मान जो भी तुम्हें आता है इनमें से जो भी आता है, 25 टॉपिक थे, 25 में से एक भी टॉपिक कोई भी सुना दो। और
कोई सा भी जो तुम्हारा मन करता है वो सुन लो, मतलब सुना दो कोई सा भी, ये सुन लो कोई सा भी। तो मैं एकदम सन रह गया इसकी बात सुनने के बाद कि यार इसको सब कुछ आता है जी। और मुझे एक भी टॉपिक नहीं आता। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, ये वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने लगा। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत से पैसे दिए हैं तुम्हें, थोड़ा उसने मुझे मेरी जो आत्मा थी ना उससे झंझोड़ा जी। तब मुझे लगा कि मैं शायद गलती पे हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ इधर घूमना फिरना ये सब रहता था। तब मैंने लाइब्रेरी का सहारा लिया और उसके बाद फिर मैंने ऐसे नोट्स बनाए कि मुझे भी खुद अच्छे लगते थे और पूरी क्लास के स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के थे। एक चीज़ और है, यूपी बोर्ड अपना जो हिंदी मीडियम है ना, उस हिंदी मीडियम के बच्चों का ना हैंड राइटिंग हिंदी में इतना शानदार होता है कि लोग ना प्रशंसा, मेरा हिंदी का हैंड राइटिंग जब मैं अभी मैं एक्चुअली होता है क्या है कि जब हम बड़े भी हो गए थे तो कहीं हम लोग ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते थे ना कहीं वैसे, तो जब हिंदी में टाइप लिखते, एक बार तो मुझसे किसी ने ना कुछ लिखवाया हिंदी में, अब जब मेरी कॉपी देखी, वो इंग्लिश मीडियम की टीचर थी एक्चुअली, अब वो मेरी कॉपी देख के बोला आपका इतना शानदार हैंड राइटिंग है। मन का पता नहीं शानदार का, तो पर ठीक ठाक लिख लेते हैं। तो हिंदी मीडियम, मेरी भी एजुकेशन हिंदी मीडियम की है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैंड राइटिंग तो उनका अच्छा होता ही है। ये जैसे अपने सुलेख, एक होती थी सुलेख प्रतियोगिता जी, तो एक छोटा सा अलार्म मिलता था उसमें पुरस्कार के तौर पर। ये मुझे अच्छे से याद है, बीडीओ हमारे यहाँ के थे, उन्होंने कराया था। तो सुलेख प्रतियोगिता हो, भाग दौड़ कुछ भी हो, तो हमें उस टाइम पे ये शील्ड वगैरह नहीं मिलती थी, बर्तन मिलते थे, गिलास, जग ही बड़ा माना जाता था जी, पीतल का। हाँ, तो मैं एक छोटी सी बोरी लेके जाया करता अपने 26 जनवरी जब प्रोग्राम होते थे तो मैं कट्टे में भर के अपने सारे बहुत सारे बर्तन लेके आया करता था। मेरी माँ बहुत खुश हुआ करती थी, देखो 26 जनवरी और 15 अगस्त जब आते हैं तो हमारे घर में तो खुशियाँ, क्योंकि अच्छे खासे बर्तन इकट्ठे कर लिया करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फिर जब मास कॉम साहित्य में और फिर आपने जब लाइब्रेरी के अंदर अपने आप को अपग्रेड किया, होता क्या है ना कि हम लोग जब साहित्य का जो क्षेत्र है, साहित्य हिंदी में या हिंदी मीडियम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जब आप उसमें अपने आप को ज़्यादा टाइम देते हैं तो फिर आपका मानसिक स्तर ना वो मतलब फिर दूसरे उस पर होता है, पैरामीटर पर, और फिर आपकी सारी चीज़ें ब्रॉड होती हैं, खुलती हैं, फिर आपका दायरा भी बढ़ता है सोचने का, समझने का, सारी चीज़ों का। तो मास कॉम करने के बाद फिर आपकी यात्रा कहाँ बढ़ी आगे, फिर कहाँ क्या हुआ? जब पूरी ईमानदारी के साथ मास कम्युनिकेशन किया तो लगा कि यार जो पीछे की पढ़ाई कौन से ईयर की बात है मास कॉम? ये मैंने 2005 में एडमिशन लिया था और 2007 में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था मेरठ में जी, जो हमारे मास कम्युनिकेशन के छात्रों को कुछ रिक्वायरमेंट थी किसी चीज़ की, तो वो पूरी नहीं कर रहा था कैंपस। तो हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे, धरना प्रदर्शन के बाद फिर ऐसी कंडीशन पैदा हुई कि आमरण अनशन पे बैठ गए, और आमरण अनशन के बाद ऐसी कंडीशन पैदा हुई कि 2 छात्रों को आत्मदाह करना है। अब उसमें आत्मदाह के लिए 2 अच्छे लोगों की जरूरत थी। ओके। और क्लास में जो अच्छे लोग थे मैं, अब दूसरा जो था वो बड़ा तेज तर्रार आदमी था। उन्होंने कहा कि अच्छे एक काम करो, पहली टीम में एक उस्मान को रखते हैं और साथ में संजीव मिश्रा को रखते हैं। फिर दूसरी टीम बनाई, उसमें आमीन मीर और विशाल शर्मा। तीसरी टीम बनाई उन्होंने गौरव सिरोही और साथ में दीपक सिरोही और गौरव मलिक। तो 3 टीम बनाई, अगर पहली टीम पकड़ी जाती है तो दूसरी टीम पकड़ी जाती है तीसरी, ये इस तरह से आत्मदाह करेंगे। और पहली टीम में हमारा नंबर रख दिया जाता है, और ऐसी सिचुएशन बहुत पैदा हो जाती है कि हमें अपने ऊपर तेल उड़ेल के और जाना पड़ता है। तो इसी बीच में कोई मतलब इतनी भीड़ थी कि मेरा दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से हैंग हो चुका था, मैं कोई डिसीजन लेने की कंडीशन में था नहीं। तो मुझे खूब अच्छे से याद है कि बहुत सारी भीड़ थी, मीडिया ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था, अच्छी खासी पुलिस पीएससी वगैरह है। तो किसी ने मुझे माचिस दे दी उसमें भीड़ में से, अच्छा, कि आग लगा लो। भाई साहब, ये बात वहाँ के मेडिकल थाने के इंचार्ज थे दीपक त्यागी जी। दीपक त्यागी को ये बात बहुत ज़्यादा खराब लगी। उन्होंने कहा कि यार ये लड़का जो है ना दूसरा वाला संजीव मिश्रा, ये तो बड़ा समझदार सा लग रहा है, लेकिन ये बेवकूफ़ जल के मर जाएगा, इसे कोई जला देगा। इसलिए उन्होंने अपनी टीम से मुझे मतलब घेरे में लिया। और फिर मुझे लगा कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा था ये गलत हुआ है। यहाँ से फिर मैंने मास कम्युनिकेशन पूरा किया और सीधा चला गया मैं दिल्ली। अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपना जिसके लिए मैंने इस मैदान में आया हूँ उसे आजमाना चाहिए। तब मैंने थिएटर ज्वाइन किया
ओके। हाँ, थिएटर में लगभग 2-2.5 महीने के आसपास। थिएटर का मंडी हाउस के आसपास? मंडी हाउस के आसपास। ये मालवीय नगर में रहता था मैं उन दिनों। मालवीय नगर रहते थे। और ये YMC के नाम से एक जगह थी, उसके नीचे बेसमेंट में वो जगह खाली थी, वहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जी आते थे और ट्रेनिंग ले रहे थे। हमें तो मास कॉम के बाद भी आपका जो रुझान था वो फिर उधर ही था? हाँ, मतलब उधर ही था, बॉलीवुड वाली उसमें। मैं व्हाट नेक्स्ट के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस था, उस प्रोडक्शन हाउस में मैं जुड़ा। तो दिन में या रात में वहाँ काम करता था और बाकी फिर इसमें थिएटर में काम देखता था। तो मेरा इतना नंबर नहीं आया, मैं सिर्फ अपने सीनियर्स को देखता था कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे उन्हें सिखाया जा रहा है। तो हमारा एक नाटक था मिर्ज़ा गालिब इन दिल्ली, तो इसके नाम से वो था। तो ये ऑल इंडिया रेडियो में दानिश इकबाल साहब, उन्होंने मुझे उस थिएटर से जुड़वाया था। और साथ ही उन्होंने ही मुझे व्हाट नेक्स्ट पिक्चर जो मालवीय नगर में था, ये प्रोडक्शन हाउस, उसमें तो वहाँ मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ और प्रोडक्शन के बारे में सीख रहा हूँ, और साथ ही मुझे एक्टिंग के बारे में भी सिखाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में घर वालों ने साथ छोड़ दिया था। ओके। कि घर वालों ने साथ इसलिए छोड़ दिया कि तुमने मास कम्युनिकेशन क्यों किया था भैया? हाँ। जब मास कम्युनिकेशन किया था तुम्हें फिल्मी लाइन में क्यों जा रहे हो? तो घर वालों ने फिर यहाँ जब साथ छोड़ा है, पैसे मिलने बंद हो गए, इनकम का जरिया ख़त्म हो गया, अब जेब खाली, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने क्या, क्या करना चाहिए? तो मुझे थिएटर भी छोड़ना पड़ा। मतलब मैं जो लड़ना चाहिए था व्यवस्थाओं से, मैं लड़ नहीं पाया। भाई जो बड़े भाई थे उनकी जॉब लगी थी। ओके। तो उनकी समझते थे वैसे तुम्हें या नहीं, मतलब कि यार ये कुछ कर रहा है? एक भाई समझते थे, दूसरे भाई थोड़ा सा बदमाशी किया करते थे। डॉक्टर साहब कहते थे कि यार क्या कर रहा है। तो उस टाइम ऐसा ना, सभी लोग उनकी नौकरी के चक्कर में, उनकी पढ़ाई के चक्कर में, मतलब वो स्ट्रगलिंग फेस था। स्ट्रगलिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे, लगातार कर्जे में चले। भाई वगैरह सब कुछ स्टेबल हुए नहीं? हाँ, वो स्टेबल ठीक से नहीं होता, हो रहे थे, ठीक से नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा यार अब तुम भाई अपनी पढ़ाई पूरी हो गई, तुम खुद से करो। तब मुझे ये फील्ड छोड़ना पड़ा, ये अपना मनोरंजन वाला। फिर इस बीच में मजबूरी में आके एक कॉल सेंटर में जॉब की। कॉल सेंटर में जॉब करने के बाद तब मुझे लगा कि शायद वापस आना चाहिए। और जब मैं वापस लौट के आया तो मैंने अपने सर हैं आशुतोष द्विवेदी, दैनिक जागरण में अच्छी खासी पोस्ट पर थे, उनसे कहा सर नौकरी की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी तो चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन लिखना कैसे है ये सब चीज़ें तो सीखा नहीं था। मतलब थ्योरिकल तो था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था। तो यहाँ से फिर मेरठ में दैनिक जागरण में पहली नौकरी लगी मेरी। और यहाँ से मैंने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि आपको बुलंदशहर में काम करना है। तो जब मेरठ में जॉब, तो मेरठ में कुछ दिन काम किया आपने? नहीं, कहा उन्होंने कहा कि आपको सेलेक्ट बुलंदशहर के लिए किया गया। अब यहाँ आए तो काखा गा के बारे में भी नहीं पता था, लिखने क्या होता है। फील्ड की नौकरी, मतलब आपने सही कहा कि प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल में बड़ा फ़र्क हो जाता है जी। यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कतें आ गई और उसके बाद फिर अपना यहाँ के काम शुरू जब किया है तो 6 महीने लगे समझने में। कौन से ईयर में आपने बुलंदशहर पोस्टिंग हुई आपकी? मैं यहाँ आया हूँ 5 दिसंबर 2008 को। ओके, 2008 में। मतलब 7-8 महीने दिल्ली के ज़्यादा चक्कर काटने के बाद फिर यहाँ आया। और मैं ये सोच के आया था 6 महीने रुकूंगा, लेकिन मैं 6 महीने मतलब बहुत लंबे समय रुका मैं वहाँ पे। तो आपको फिर यहाँ इन्होंने कौन सा क्षेत्र दिया? शुरुआत में इन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या देखना चाहोगे, तो कौन सी बीट? हाँ, बीट कौन सी देखना चाहोगे? तो मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ हुआ करती थी कि क्राइम। तो टेलीविज़न पे क्राइम ये सब सुनते थे। कोई पढ़ाने आया करता तो क्राइम की बातें करता था, तो बोले क्राइम नहीं, आप एजुकेशन देख लो। तो मुझे ऐसा लगा दिल जैसे टूट गया। तो एजुकेशन देखी, वैसे प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक और हायर एजुकेशन। जब उसकी रिपोर्टिंग की तो मुझे उसमें इतना मज़ा आने लगा। हाँ, इतना मज़ा आया कि मैंने क्राइम क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है मुझे नहीं मतलब था, मुझे सिर्फ एजुकेशन से मतलब था। और मैंने एक रिकॉर्ड बनाता था। एक्चुअली क्या है ना, आप जैसा आपका नेचर है, जो चीज़ है, एजुकेशन का जो एक बीट है उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड है। क्राइम का क्या है, क्राइम में चाहिए फिर उस टाइप का आदमी। आप जैसे भले आदमी का क्राइम में काम नहीं चलता। क्राइम के लिए अलग टाइप के रिपोर्टर्स की जरूरत होती है। लेकिन एजुकेशन आपको मैच कर रहा था। हाँ, एजुकेशन वाकई मैच कर रहा था। तो यहाँ से आपको आइडिया नहीं था कि भाई एजुकेशन मैच करेगा। ऐसा ना कि कुएं से निकल के आए थे तो बाहर की दुनिया देखी नहीं थी जी। तो ऐसा लग रहा था बस वही क्राइम है सब कुछ। तो आपके टाइम में ब्यूरो चीफ कौन थे यहाँ? अवनिंद्र कमल थे। सॉरी, अवनिंद्र कमल। अमरिंद्र कंवल। उसके बाद फिर कौन आया था? उसके बाद में फिर आए थे प्रवीण वशिष्ठ। और उसके बाद में चला गया था। अच्छा, आप चले गए यहाँ से? हाँ, चला गया था। 11-12 के आसपास कौन था यहाँ? 11-12 में वही थे, प्रवीण वशिष्ठ।
दैनिक जागरण की मैं बात कर अच्छा, रहा हूँ। विशिष्ट तो वो थे ना जो चितकबरे से थे, है ना? जी जी जिनके फेस पे चितकबरापन था, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ आए थे। बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं दोनों ही। हाँ, वो और इन चाहे प्रवीण वशिष्ठ रहे हो, चाहे वो संजीव कुमार मिश्रा रहे हो, चाहे वो अवनिंद्र कमल जी रहे हो, लिखना क्या है, बात कैसे करनी है, ये मेरी प्राइमरी पाठशाला रही। विशिष्ट जी बड़े अच्छे हैं, मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे। गजब विशिष्ट के जी। इंसान है। हाँ, मैं तो तीनों को अच्छे। प्रणाम करता हूँ। जी, उन्होंने लिखने की कला के बारे में, उन्होंने उठने बैठने की कला के बारे में सिखाया, कैसे बात करते हैं। फिर यहाँ से अपना सफ़र शुरू होता है। इसी बीच में लगा कि यार पत्रकारिता में गलत फंस गए। मुझे दैनिक जागरण में आप काम करते करते फिर आगे का फिर क्या हुआ? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि वही बता रहा हूँ कि मैं सोचा कि शायद पत्रकारिता की लाइन में गलत आ गया हूँ, अब मुझे टीचर बनना चाहिए। तो इसमें गुजारा कुछ सही होने लगा था पत्रकारिता में, मतलब क्योंकि उतनी चीजें तो चल ही रही थी। पत्रकारिता की स्थिति ये है कि अभी फिल्म आई थी जाम तारा, अरे यार तुम अच्छी न्यूज़ तो लेके नहीं आते हो, ठीक है, बोले साहब तुम क्या कुछ दे रहे हो क्या, 5,000 रुपये कुल दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बारे में मत कर रहा है। तो ऐसी एक फिल्म आई थी पीपी लाइव, उसमें भी ऐसे ही था। मतलब जो पत्रकार की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है बॉस। क्या हालत है, ईमानदार पत्रकार तो अपना ऐसे ही रहता है, बेईमान भी ऐसे होते हैं। मतलब उनके साथ भी कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं होता। रोज रोज कहाँ मतलब आदमी कहीं डकैती डालेगा। तो इस ईमानदार की यार बेईमानी क्या भला नहीं होता पत्रकार का, लेकिन पत्रकार सबका भला करता है, ये बात चाहे वो ईमानदार है या बेईमान है। खैर, तो यहाँ से सोचा कि यार इसमें मामला कुछ जमेगा नहीं। थोड़ी सी सैलरी थी, पहली तनख्वाह मिलती थी 6500 रुपये, 6500 रुपये। उसमें 3 साल 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन लोगों ने, लगातार 3 साल तक उन्हीं 6,500 में काम कराते रहे। तब मुझे लगा कि शायद मुझे टीचर बनना चाहिए। और मैंने उस टाइम भी मेरे पास मौका था, मैं चाहता तो शायद मुझे ज्योग्राफी से एमए करना चाहिए था। ओके। और मुझे अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने वो ना करके बीएड कर लिया। और जब बीएड कर लिया तो इसी बीच में जब मैं यहाँ बुलंदशहर आया था तो एक दिन अचानक ही एक ये नाम देख रहे हैं ना, वंदना सिंह जी जी। हाँ, तो मैं आया था यहाँ पे 5 दिसंबर 2008 को। और एजुकेशन की जब मुझे बीट मिलती है तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र सिकंदराबाद की भाभी यहाँ से मिले आपको। ये है तो ये 23 दिसंबर की बात है। 23 दिसंबर उस दिन हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी होता है। ओके। तो मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए जाना था। मैं इनके विद्यालय में गया और जाके क्लास में चुपके से जाके बैठ गया था पीछे। वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, कस्तूरबा में लड़कियां ही पढ़ती हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं। तो चुपके से बैठ गया। तो सब लड़कियों को तो नहीं पता था, लेकिन जब पीछे मेरे रो में उन्होंने कहा ये लड़का कहाँ से अचानक से आके बैठ गया। तो अब थोड़ी देर में ही ये बात पूरे उसमें मैसेज फैल जाता है, स्कूल में नहीं, उस कमरे में फैल जाता है कि ये बंदा, एक दूसरे देखेंगे तो फिर मैडम का कंसंट्रेशन। कौन सी क्लास की बात थी ये शायद 7वीं क्लास की बात है। 7th। हाँ, तो 7th क्लास की बात है। तो अब मैडम का ध्यान गया, मैडम ने अपना जो पढ़ा रही हैं अपना सेंटेंस पूरा करने के बाद तब वो रुकी। आप मतलब पूछा कि आप, मैंने कहा जी मेरा नाम उस्मान सैफी है और मैं दैनिक जागरण से आया हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा था, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो कुछ बात करनी थी। बोले ऐतराज़ वाली बात तो ये कि आपने बिना परमिशन के अंदर आके बैठ गए हैं, यही आपने गलत किया, लेकिन अब आ गए हैं तो कोई बात नहीं है। तब बच्चों से मैंने पूछा कि बेटा तुमने क्या खाया था क्या नहीं सुबह, क्योंकि आवासीय है, आपका रहन सहन कैसा है। तो क्लास के मैंने अलग अलग बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन किए और क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद कुछ कॉपी उनकी चेक की। तो मुझे इन 12-13 दिन में जो भी मैंने देखा तो मुझे ये पहला ऐसा स्कूल विद्यालय लगा, पहले ऐसी मैडम लगी कि यार बड़ी ईमानदार से पढ़ा रही हैं, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। तब मैंने कहा कि मैं कई स्कूलों में ऐसे चुपके से जाता हूँ और जाके बैठ जाता हूँ, लेकिन मुझे पहली शख्स आप ऐसी लगेंगी बहुत ईमानदार से पढ़ा रही हैं, इसलिए आपको एक सैल्यूट बनता है। मतलब आपके अंदर रेस्पेक्ट मैडम के लिए। हाँ, मैं अपना नमस्ते करते हुए सैल्यूट करके उन्हें चलाया, उनके आपको एक सैल्यूट बनता है। बस यहाँ से हमारे सैल्यूट की शुरुआत हो गई है। फिर आपका मिलना जुलना तो खैर क्या एक बैचलर आदमी कैसा रहता है आपको पता ही है कि घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है उसकी। तो वैसे ही ये साफ़ सफाई में थोड़ा कम ध्यान देता है, बर्तन सर्तन। हाँ बिल्कुल। तो एक दिन इन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ आना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। आई तो फिर हालत ख़राब थी तो अपना साफ़ सफाई करके निकल गई। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। इसी बीच में एक और कहानी मेरी लाइफ में चल रही थी, लेकिन मुझे भी उसके बारे में नहीं पता था। जब यहाँ से मैं सन 2012 में 17 फरवरी 2012 को मैंने यहाँ से नौकरी छोड़ी तो सीधा मुरादाबाद गया। और मुरादाबाद में एक सब्जेक्ट था जो कि बहुत ही मतलब इंडिया में हाईलाइट हुआ,
एक लड़की ने अपने परिवार के 7 लोगों का मर्डर कर दिया था। तो मैंने वहाँ अखबार में पढ़ा था कि ऐसे से एक महिला है, उसको जेल में है और उसने अपने परिवार के लोगों को मारा है, उसको एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको देना चाहते हैं लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। तो यहीं से फिर मैं कोशिश करता हूँ। और उस टाइम करके आ रहे थे आप? मैं यही अमर उजाला से जुड़ गया था, मुरादाबाद में। ओके। बात इनसे होती थी क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गई थी, फ्रेंड हो गई थी। हाँ, तो मैंने इनसे बात की, तो ये मुझे सारे मशवरे दिया करती थी कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कुल मिला के जहाँ शादी की बात चली थी वो शादी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि इस बच्चे को लेकर क्या उस बच्चे, ये भाव आपके मन में कैसा आया? अचानक ही एक लड़का एक खबर लिख रहा था, अकमल रिजवी खबर लिख रहे थे, वो क्राइम रिपोर्टर थे। मैंने कहा वो मैं जब अमर वहाँ पढ़ता था तो ये लड़की, मैंने कहा मैं इसे जानता हूँ। तो उसने कहा हर कोई ऐसे कहता है जानते हो। तो मुझे बड़ा एकदम हर्ट सा हुआ, ऐसे बोल रहा है। तो अगले ही दिन मैं जेल चला गया था मुलाकात करने के लिए। तो वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा उन्होंने बिहेव किया जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एज ए रिपोर्टर नहीं गया मैं एज ए कॉमन मैन गया था। नहीं, रिपोर्टर तो थे ना? रिपोर्टर था, आपने अपना रेफरेंस कुछ नहीं दिया। मैं सीधा ऐसे गया मिलने के लिए, मिलना चाहता हूँ, लेकिन उस लड़की से कोई मिलने के लिए आता ही नहीं था। तो मैं कई साल में पहला ऐसा पर्सन था। एक्चुअली वो था ही ऐसा मैटर, तो लोग थोड़ा, क्योंकि अंदर की बात तो जानते नहीं, अंदर की बात जानते नहीं थे। तो मैं वहाँ जब गया तो फिर जब उन्होंने थोड़ा धिक्कारा परेशान किया तो मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, इसलिए अब तो मैं रो जाऊँगा। फिर मैंने वहाँ आना शुरू कर दिया। मुझे रोकते थे, जर्नलिज्म वाला तो दिमाग में था ही सारा, मुझे रोकते थे, मैं आता था, ये चलता रहा। इसी बीच में पता चला कि इनको बच्चा है तो उसको लेना है। तो आपने अपना जर्नलिज्म को क्यों नहीं वहाँ, मतलब उसको ऐसा है, प्रोफेशनल लाइफ अलग, प्रोफेशनल क्या, ये प्रोफेशनल लाइफ का ही तो पार्ट था। ये मैं कोई रिपोर्टिंग करने नहीं गया था। नहीं, रिपोर्टिंग करने तो नहीं गए थे, लेकिन था क्या ना कि जब एक्चुअली हम कहीं भी पूरे देश में दुनिया में जाए हैं तो जर्नलिज्म के आदमी हैं, तो जर्नलिज्म के हिसाब से तो अपनी चीज़ों को फॉलो कर ही सकते हैं। भाई आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, आपके ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं, सारी चीज़ें। बस यही तो पता नहीं क्या सोच के, मेरा प्रोफेशनल अलग था। मैंने बिल्कुल कभी भी, जब मैं ड्यूटी करता था तब मैं बताता था कि पत्रकार हूँ, इसके अलावा वहाँ से हटते ही अपने आप को एक आम इंसान की तरह एक भीड़ का हिस्सा बना के रहे। इसलिए ज़मीन से हमेशा जुड़ा रहा कि दूसरे की परेशानी अपनी परेशानी लगती थी। बात क्या है ना कि आम आदमी जब अपने आप को बताते हो ना तो फिर दुर्गति होती है। अभी बात क्या है कि अगर हम जर्नलिज्म होने के नाते अपनी जो ताकत है या जो अपने राइट्स हैं, अगर उसका हम यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होता है कि हमारा होना ना होना वो एक हो जाता है। क्योंकि देश में हालात ऐसे हैं, और ये आज से नहीं है, पहले से। मैंने ये सुना था कि जो लड़की थी वो जेल में जी, उसको पत्रकारों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। ओके। तो मैं एज ए पत्रकार जाता तो शायद वो एग्री नहीं करती, तो इसलिए मैंने अपने प्रोफेशन को अलग रखा और मैं उससे जुड़ा। तब कोई भी तैयार नहीं था उस बच्चे को लेने के लिए। अब मुझे शादी करनी थी, अप्लाई किया, वहाँ से पता चला कि उसको ही बच्चा मिलेगा जो शादीशुदा होगा। अब शादी करने के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी, लड़की कोई तैयार नहीं थी, इसलिए अपनी दोस्त वंदना सिंह से कहा कि भाई उस बच्चे को लेना तो तुम्हें शादी करनी है। आपने शेयर की बात शेयर की। उसने कहा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, शादी कर लेते हैं। ठीक। कितने साल का चलता रहा आपके बीच में? 12 से ये 6 मई 2015 को हमने लीगली मतलब तरीके से शादी की। 2-3 साल का पीरियड था। हाँ, नहीं 5 साल तक रहे हम जो एक दूसरे के फ्रेंड के तौर पर। और फिर जब शादी की तो बच्चा लेके आए, उसके बाद में फिर अपना चलता रहा। वहाँ से नौकरी छोड़ के कुछ दिन खाली भी रहा, उसके बाद फिर। तो मैडम मूलतः कहाँ से हैं? मेरठ से हैं। ओके, मेरठ से हैं। हाँ, तो यहाँ अपने इनकी उन दोनों प्राइवेट जॉब थी जब मैं शुरुआत में मिले थे, लेकिन बाद में आके फिर गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, ये परमानेंट हो जाती हैं। पहले शिक्षा मित्र होंगे। पहले नहीं, जो कस्तूरबा विद्यालय होते थे उसमें संविदा पे रखते थे उनको। तो इन्होंने अप्लाई किया, उनकी नौकरी लग जाती है। उसके बाद फिर मेरा हो गया था हिंदुस्तान अखबार में। आप 2015 में जब आपने शादी कर ली उस बच्चे की वजह से, तो शादी होने के बाद फिर बच्चा आपको मिल गया। तो उसके बाद फिर आपकी जर्नी आगे कैसे बढ़ी? फिर आगे मैं पहुंचता हूं हिंदुस्तान अखबार में। 28 अक्टूबर 2012 को मैंने हिंदुस्तान अखबार ज्वाइन कर लिया था, वहाँ से छोड़ के, और सिकंदराबाद में रहा करीब 3-4 महीने से ज़्यादा, 4-5 महीने ब्रजेश शर्मा जी साथ काम करते थे। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है खुर्जा के लिए। खुर्जा में लंबे समय रहा हिंदुस्तान अखबार में। फिर मुझे खुर्जा में मज़ा आने लगा जी। वहाँ देखा तो वहाँ ओवरऑल बीट देखने का अवसर मिला, क्राइम हो, एजुकेशन वगैरह हो, तो फिर पता चला क्राइम में आनंद आने लगा। तो यहाँ से फिर मुझे लगा कि यार जब यहाँ खुर्जा में आए हो तो NRC कॉलेज में तुमने एजुकेशन हासिल नहीं की तो बेकार है। खुर्जा बड़ा शानदार कॉलेज है। हाँ, तो मैंने खुर्जा के NRC कॉलेज से फिर LLB की, और साथ में LLB के तुरंत बाद ही मैंने
MA ज्योग्राफी के लिए अप्लाई किया अरे और MA ज्योग्राफी भी करता रहा। इसी बीच में कोरोना काल आ जाता है, और कोरोना काल जैसे ही आया है ज़िंदगी में तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड में इन्होंने एक तरह से भूचाल, तो पूरा सब कुछ डिस्टर्ब हो ही गया था। तभी 6 अक्टूबर 2020 को मेरे पास एक लेटर आता है मेरिट से कि आपको नौकरी से हटा दिया गया है, लेकिन भविष्य में हमें आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको ले लेंगे। मैं इस बात से बड़ा खुश हुआ। जब ज़रूरत है जब तो तुम हटा रहे हो ना, मैं बड़ा खुश हुआ इस बात से। मुझे लग रहा कि यार मैं वही थोड़ी सी, आप पत्रकारों को क्या सैलरी होती है, घर का सपोर्ट ना होता तो दिक्कत हो जाती, वाइफ का सपोर्ट था, तो ऐसे कंडीशन में लगा कि अब कुछ नया करना है, अब पत्रकारिता छोड़नी है। 10-12 साल बहुत हो गए। तो शुरू में तो बहुत मज़ा आ रहा था, छोड़ने के बाद उगता सूरज डूबता सूरज 13 साल से देखा ही नहीं था। तब मुझे लगा कि यार अब क्या कुछ करना चाहिए। तो यही सोचने में 8 महीने का समय गुजर जाता है जी। 8 महीने बहुत ज़्यादा समय होता है। तब मैं थोड़ा डिप्रेशन का शिकार होने लगा। जो आदमी पूरे दिन घूमता हो, सब चारों तरफ इधर उधर देखते हो और फिर एकदम पूरा जाम हो जाए तो फिर डिप्रेशन वाली स्थिति तो आ ही जाती है। जब डिप्रेशन में आने लगा तो जो दोस्त थे वो भी छूटने लगे। मैं किसी के साथ बैठा हूँ तो उन्हें भी अब दिक्कत परेशानी होने लगी, कहा यार बेकार है ये वो, मतलब बहुत सारी बातें बनने लगी। आसपास के लोगों से भी मतलब ऐसी नाराज़गी से रहने लगी। तो तब दिमाग में आता है कि एक YouTube चैनल शुरू किया जाए। एक लड़का मदद मांगने के लिए आया था घर पे कि भैया मुझे ये परेशानी है, दिक्कत है ये वो। उससे बातचीत की तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट है, इस पे एक स्टोरी बन सकती है। उसने आपका जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस था ना, उस एक्सपीरियंस का यहाँ यूटिलाइज मतलब मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। तो वो लड़का आया था अपनी कुछ बात पूछने के लिए। मैंने उससे शिकायत की, तुमने मुझे शादी में नहीं मिलाया, तो बहुत बेकार आदमी हूँ कि भैया मैं शादी मेरी ऐसे ऐसे हुई है, पता है मैं तो खुद बाराती बन के गया था, और बाराती नहीं मतलब उसमें शामिल होना गया था प्रोग्राम में, और जिस बारात आई नहीं उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं हो रही थी। उन्हें लड़की वालों को एक लड़के की ज़रूरत थी, तो जिन कपड़ों में मैं गया उसी कपड़ों में मुझे वहाँ बैठा के दूल्हा बना दिया। एक्सीडेंटल शादी हो गई। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मतलब मज़ेदार किस्सा है। तो पहली स्टोरी उस लड़के की थी जो मैंने उसी को बकरा बना दिया आपने कोई पहले जी को नहीं, वो आइडिया मुझे वहीं से आया। मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अपना एक YouTube चैनल होना चाहिए, तो ऐसी कहानी उस पर डालेंगे कुछ अलग सेट के। आदमी वो लड़का आपकी मध्यस्थता मतलब आपके पास माध्यम बन के आया। तो लेकिन उसकी हेल्प की मैंने, जो हेल्प की अच्छी बात है, वो तो ठीक है लेकिन उसने एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली सिचुएशन आपके सामने खड़ी कर दी। कह रही तो आप भी नहीं जानते होंगे, इस तरीके की कंडीशन हो गई। तो फिर इसके बाद फिर ये सफ़र मैं उस्मान सैफ़ी नाम से मैंने अपने नाम से चैनल शुरू किया। लेकिन मैं जब भी कोई खबर डालता था, कोई पूछता था कि क्या नाम है, किस नाम से बनाया है, उस्मान सैफ़ी नाम से। उस्मान सैफ़ी नाम से कोई चैनल है क्या? लेकिन मुझे इंस्पायर किया अजीत अंजुम ने, मुझे इंस्पायर किया प्रणब भूषण वाजपेयी ने, मुझे इंस्पायर किया ऐसे कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने नाम से चैनल बनाए थे। तो मैंने सोचा जब ये लोग अपने नाम से बना सकते हैं तो फिर मैं क्यों किसी और के नाम से बनाऊं। तो मैंने अपने नाम से बनाया। लेकिन जब सर्च करते थे तो जो मुरादाबाद वाला मैटर था वो निकल के आ जाया करता था। ऐसी कंडीशन में एक दोस्त से पूछा कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करना चाहिए। तो उसने कहा एक काम करो, तुम सफ़र जोड़ दो उसके पीछे, और उस्मान सैफ़ी सफ़र। उस सफ़र ने 4 चांद लगा दिए लेकिन सफ़र से क्या होगा, मतलब तुम जोड़ दो, सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार भाई तुम कह रहे तो। अब मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगे, ओ सफ़र भाई कैसे हैं, सफ़र ये वो। तो मुझे अजीब सा लगा, कई बार मन भी गया ऐसे हटाऊँ, लेकिन दोस्त ने कहा नहीं हटाना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना। अब किसी को बताता था कि आपने मैंने एक स्टोरी बनाई है बहुत प्यारी सी, आप उस पर देखना, उस्मान सैफ़ी सफ़र पर। अब चाहे गली में सब्जी बेचने वाला है या फिर काम करने वाला है, नाली साफ़ करने वाला है, जो भी मिलता था उसको पकड़ता था, उससे कहता था देख मेरा चैनल बना हुआ है। तो ऐसे मैं कहीं भी बस में बैठा हूँ तो उसे कहा कि भाई साहब आप कोई स्टोरी सुनना चाहोगे? बोले कैसी स्टोरी, देखो मेरा चैनल। तो उसको मैं दिखाया करता था। तो इस तरह से मैंने लगभग 2 महीने या 1 महीने के आसपास तो ऐसे ही अपने लोगों को बताता रहा। तो एक दिन में 100 लोगों के पास पहुँचाया करता था बताने के लिए। तो ये थोड़ा जर्नी जो रही ये बड़ी दिलचस्प मज़ेदार रही। एक्चुअली इसका ना आपका जो मीडिया का जो बैकग्राउंड रहा है ना, जर्नलिज्म का, इसने आपको बहुत सपोर्ट किया है। एक्चुअली देखिए लोग कहते हैं ना कि टाइम बर्बाद करने वाली चीज़, लाइफ के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस कभी ख़राब नहीं जाता। सही बात। अगर आप डिफरेंट फील्ड में एक्सपीरियंस लेकर आए हैं ना तो भाई साहब यूनिवर्सल बन जाता है आदमी। और जब वो यूनिवर्सल बनता है ना तो फिर उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाता। एक और मैं आपको बताऊँ, ये खुर्जा की बात है। IAS ऑफिसर आए थे, ऐसी उम्र रही होगी 23 साल के आसपास, पुलकित गर्ग।
पुलकित गर्ग मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं। अच्छा। तो पुलकित गर्ग जी का पहली पोस्टिंग पहले वो यहीं पोस्टिंग थी उनको, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे ही उनको किया था। ये यहीं रहते थे PWD गेस्ट हाउस में। अच्छा, उनका रेजिडेंस था। फिर बाद में उनको खुर्जा का चार्ज मिला। हाँ, उनमें खुर्जा का चार्ज मिला था। तो उस टाइम हमने अन्ना हजारे को बुलाया था एक्चुअली अपने यहाँ। अच्छा अच्छा। गाँव में अपने अन्ना हजारे आए थे, तो मैं 3 दिन मेरे साथ ही वो रहे। अच्छा, अन्ना हजारे। तो उनको PWD गेस्ट हाउस में हम लोगों ने रुकवाया था। अच्छा। तो पुलकित गर्ग वहाँ रहते थे। ओके। तो उनको बड़ा शूट नहीं मिल रहा था। तो मैंने ADM मेरे दोस्त हैं यहाँ अरविंद मिश्र, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार यहाँ मन का ये रुके हुए हैं, इनको एक रूम दे दिया है, बड़ा शूट तो खोल नहीं रहे। तो बोले कि मैं फ़ोन करता हूँ। इतने मुझे पुलकित गर्ग वहाँ दिखाई दे गए। मन का वो मेरे पास आए, बोले मुझे अन्ना जी से मिलवा दो। उनका आओ मिलवाते हैं। मैंने उनको मुलाकात कराई। मैं बोला मैं क्या गर्ग साहब, उनको उनका ये रूम दे दिया है, उनके इनको बड़ा सूट आप क्या कराए। तो तुरंत फिर पुलकित गर्ग ने उनको बोला कि अन्ना जी इतने बड़े भारत के समाज सेवी हैं और आप उनको क्यों नहीं कर रहे। फिर उनको बड़ा वो दिया गया रूम। तो तब से फिर हमारी दोस्ती हो गई थी। तो पुलकित गर्ग जी को मैंने फ़ोन किया तो उनका ठीक है आ जाइए। उनसे बातचीत कर रहा हूँ कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी IAS के साथ काम करने का जी। तो जैसे उनसे बातचीत चल रही है तो मैंने मांगा 2 मिनट का समय। बात ख़त्म हो गई 1 मिनट में। वो घड़ी की तरफ देखने लगे, अच्छा इतना टाइम हो गया। मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। मैं वहाँ चला गया, उन्होंने मुझे रोका ही नहीं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जी। PPS ऑफिसर हो, PCS ऑफिसर हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, उन्हें मज़ा आता था बात करने में। लेकिन जब IAS के साथ बातचीत की तो लगा कि यार ये तो टाइम ही नहीं दे रहा है। तो मैं दूसरी बार तीसरी बार जब मुलाकात की तो तब मुझे समझ में आया कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। इसके बाद फिर अधिकारियों से जब मिला तो फिर लिमिटेड बातें, लिमिटेड समय लिया उनका और यहाँ से सीखा। फिर बाद में एक ईशा प्रिया नाम की IAS ऑफिसर आई, उनके साथ भी रह काम किया। उन्होंने भी मतलब टाइम की वैल्यू क्या होती है वो सिखाया। और वैभव कृष्ण रहते IPS ऑफिसर, बहुत कम समय के लिए खुर्जा रहे वो। यहाँ तो पहले वो CO भी रहे थे। यहाँ CO खुर्जा भी CO रहे थे उन थोड़ा सा टाइम के लिए। तो ऐसे IAS और IPS के साथ जब काम किया तो तब लगा कि इनकी कुछ अलग मतलब काम करने के तरीके होते हैं। वहाँ से जो सीखे तो वो चीज़ें जो अपनी फील्ड में सीखी थी वो यहाँ मतलब यूटिलाइज की। आपने यहाँ यूटिलाइज हाँ, और उसके बाद फिर निकल के आया। अब ये बड़ी बात है कि आप क्या दे रहे हैं, सामने वाला उसे लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। अब आप ये क्राइम की स्टोरी या जो भी डिफरेंट स्टोरी, ये सब मीडिया का तो कमाल था कि आप जो चीज़ें कर पाएँ और 1-1.5 साल के अंदर आप मिलेनियर बन गए। तो ये बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस है। लोग जो जानते नहीं हैं वो सोचते होंगे कि यार पता नहीं कितना इजी काम है या इतना जल्दी ऐसे कैसे हो गया। लेकिन उनको उसके बारे की जो पीछे की जो जर्नी है आपकी, जो करीब 10-12 साल की जो जर्नी रही है, या मैं तो कहूँगा करीब 12-13 साल कुछ महीने काम किया मैंने प्रिंट मीडिया में जी। और फिर 2 साल डिग्री कोर्स किया, फिर इतनी सारी डिग्रियाँ ली भाई। प्रिंट मीडिया ना, देखिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो आदमी काम करता है ना, वो भाई साहब जैसे एक सुनार होता है ना और एक लोहार होता है। तो सुनार तो मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोहार होता है प्रिंट मीडिया वाला आदमी। तो वो इतना काम करता है, इतनी चीज़ें होती हैं कि उसको मतलब इतना काम करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले तो मतलब उनका काम अलग टाइप का है। लिखने की कला जो डेवलप होगी आपकी वो प्रिंट मीडिया से ही होगी। और अगर कोई जर्नलिज्म में आना चाहता है तो उसको प्रिंट मीडिया से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो लिख सकता है लेखनी बहुत मीडिया से ही आती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टैंड है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आई भी बहुत बाद में ही, भाई 2000 के आसपास ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चैनल आए नहीं। उससे पहले तो ये DD मेट्रो या DD दर्शन ही होता था, बाकी तो सब प्रिंट में ही चलती थी सारी चीज़ें। तो 1 साल पहले जब आपने लगभग 1-1.5 साल पहले चैनल स्टार्ट किया और ये कहानियाँ, तो ये फिर आपको कैसा आया कि मुझे इस पर क्या कंटेंट डालना है, ये विचार कैसे, मतलब ये फिर उसी उससे पहली बार 9 मई 2021 को ये शुरुआत की थी अपने इसकी। और ऐसे करते करते अपना एक स्टोरी मैं आपको बताऊं कि एक स्टोरी थी जो क्राइम तक वालों के 2 बंदे बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमारा आप दोनों डिस्कस कर रहे हैं जी। तो दोनों डिस्कस कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि एक पुणे की लड़की अपने घर से एक अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है और वो पहुंच जाती है चंडीगढ़। तो इसके साथ ऐसा होता है कि लगभग 48 घंटे तक 16-17 लोग उसका रेप करते हैं। वो कैसे उसके साथ हुआ है वो दोनों बंदे डिस्कस कर रहे हैं।
तो उन दोनों बंदों को मैंने सुना पहले तो बहुत गौर से। मीडिया के लोग थे या? हाँ, मीडिया के इंटरव्यू कर रहे हैं आपस में। ओके ओके। दोनों ही मीडिया के बंदे हैं और वो पूरा डिफाइन किया है एक एक चीज़। ये आज तक वाले हैं। तो आपने डीपली फिर उनको मैं देखा, मैंने कि क्या कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो जैसे उन्होंने बोला वैसे ही मैंने उस चीज़ को प्रेजेंट किया। अब वो दिमाग में एक पिक्चर अपना आप बन जाती है, पता नहीं कैसे बन जाती है। तो जब वो पिक्चर बनी तो उसको मैंने पढ़ा, तो पहली बार जो कैमरे के पीछे वाइफ रहती है ज़्यादातर, तो उन्होंने कहा कि ये स्टोरी बहुत शानदार है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ गलत पढ़ दिया है, कुछ गलत है। तो वो आज तक जितनी मैंने स्टोरियाँ पढ़ी हैं वो मेरी टॉप स्टोरी में यूनिक है ना, बिल्कुल। हाँ, 1,60,00,000 लोगों ने उस स्टोरी को देखा। और वही स्टोरी एक बंदे ने रिक्वेस्ट करके कि मैं इस स्टोरी को ले लूँ, मैंने कहा ले लो। तो उसने अपने फेसबुक पेज पे डाल दिया था। उसको 40 मिलियन लोगों ने देखा और दुगने मतलब लगभग 80 मिलियन तक उसकी रीच थी। तो अब वो जो कहाँ मतलब चला है, तो उसका तो फॉलोइंग थी उस पेज की, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। तब तक मुझे भी नहीं पता था कि फेसबुक क्या होता है जी। तभी मुझे लगा कि शायद कहानी को दो चीज़ें हैं, मैं रिसर्च करके पढ़ता हूँ तो उसमें वो फील नहीं आती है, लेकिन जब कोई आदमी मुझे अपनी कहानी सुनाएगा, उस सुनाने के बाद वो दिमाग में एकदम बिल्कुल फीड हो जाएगी, कि चीज़ याद रहती है कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसको फिर अपनी भाषा ऐसा ना। देखिए, आप जब बुक्स में कोई चीज़ पढ़ते हैं और आप उसको पिक्चराइज देखते हैं या सुनते हैं, तो फिर वो एज ए स्टोरी, और फिर आप उसको ना इंटरेस्ट लेकर चीज़ को करते हैं। पढ़ने के बाद किसी चीज़ को बोलना ना, वो बड़ा क्रिटिकल होता है। उसमें भी जो लोग महारत जिनको हासिल होती है कि भाई स्टोरी पढ़ी और उसके बाद अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करना, वो बहुत रेयर लोग होते हैं। उसमें एक है राजेश पांडे हैं, IPS ऑफिसर, लखनऊ में रहते हैं जी, शायद IG से रिटायर्ड हैं। एक बार उन्हें फ़ोन किया कि सर वो मैं आपकी एक स्टोरी ले लूँ, तो बोले हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी स्टोरी समथिंग 1.25 लाख लोगों ने देखी थी, और मैंने उनको थैंक यू बोला क्योंकि वो स्टोरी हमारी 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख ली जी। एक दिन मैंने इनको फ़ोन किया, क्राइम तक में हैं शम्स ताहिर खान, मैंने सर मैं आपकी एक स्टोरी ले लूँ, मैसेज कर दिया था, उधर से मतलब ओके आ गया, ठीक है। तो उनकी स्टोरी को एक ही था, बेंगलोर टू मुंबई एक सफ़र है एक लड़की का, तो मैंने सर मैं ये स्टोरी ले लूँ, अगर कोई एतराज़ नहीं, बोला हाँ ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्टोरी को पढ़ा तो वो मेरी सेकंड स्टोरी रही है, जो सबसे ज़्यादा देखी गई है, वो सेकंड नंबर पर वो स्टोरी रही। तो उनकी स्टोरी खैर बहुत कम लोगों ने देखी, मेरी ज़्यादा देख ली। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे मैंने लोगों की स्टोरियाँ उनसे पूछ के कि मैं आपकी स्टोरी आपने पढ़ी है, मैं पढ़ दूँ उसे, नहीं पढ़ दीजिए। कुछ लोग खुद अपनी स्टोरी बताते हैं, तो जो बताते हैं उनकी स्टोरी भी पढ़ते हैं, तो फिर लोगों को अच्छा लगता है। नहीं, एक्चुअली है क्या ना, इससे बहुत सारी चीज़ें अभी लोग सीखते हैं। अभी क्या है ना, सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि सैटेलाइट वालों को भी सोचना पड़ रहा है। सैटेलाइट जो हमारे चैनल हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, मैं किसी बड़े चैनल में था, मतलब मैं गया था मिलने, तो वो भी ये कह रहे थे कि भाई सैटेलाइट वाले भी, हम लोगों को भी यूट्यूब पे ही काम करना पड़ रहा है, और सोशल मीडिया की जो ताकत है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना लोगों के पास बैठ के टीवी देखने का। अभी तो फ़ोन है, फ़ोन में ही सारी, देखिए घड़ी फ़ोन ने बंद कर दी, टीवी फ़ोन ने बंद कर दिया, रेडियो बंद कर दी, फोटो, ये कैमरा, मतलब कितनी चीज़ें एक फ़ोन के अंदर आ गई, और कितने लोगों, मतलब कितनी जनरेशन को ख़त्म कर दिया। भाई ये वॉच हम बांध रहे हैं तो शौक में है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ोन में सारी चीज़ें हैं। तो अभी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो इंस्टेंटली है, मतलब उससे बड़ा हथियार कुछ है नहीं। हाँ, आज की तारीख में तो खैर यही है, और कुछ नई चीज़ आ जाए फ्यूचर में तो एक अलग बात है। अभी आप एक अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, आपका चैनल 1 मिलियन से ऊपर हो गया है, और आपकी स्टोरियाँ लोग मैक्सिमम उसमें देख रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट आपका क्या थॉट है, अभी क्या करना चाह रहे हैं? मतलब कुछ नेक्स्ट तो यही है कि क्राइम पेट्रोल वाले फ़ोन करें कि हमारे लिए काम बॉलीवुड वाला कीड़ा भी गया नहीं है। क्राइम पेट्रोल वाले फ़ोन करें, अनूप सोनी जी कहें कि उस्मान मेरे लिए काम करोगे क्या? तो मैं ठीक है जी आ रहा हूँ। या फिर कोई फिल्म का डायरेक्टर फ़ोन करे कि अच्छा आपको इतना बोलना है बस, जैसे कि बीच बीच में कोई फिल्म चल रही होती है, कोई कहानी नरेट करता है, सुनाता है, या फिर कोई डिस्कवरी वाला कहे कि हाँ हमारे लिए एक ये डॉक्यूमेंट्री आप इसको पढ़िए। तो बस मेरा यही है कि अगर लोग आवाज़ की तारीफ़ करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आवाज़ और लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मैं अगर एक लाइन में पूछूँ तो 2021 और अभी 22 चल रही है, इस 1-1.5 साल के अंदर, क्योंकि आपकी एक लंबी जर्नी मीडिया के अंदर रही है, उस जर्नी वो आपका फाउंडेशन था।
और इमारत जो आपने 1.5 साल के अंदर खड़ी की है इतनी फास्ट, तो लाइफ में कितने बदलाव आए, क्या फील करते हैं अभी? मैंने ये महसूस करा है कि अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अभी हाल ही में एक अपने दोस्त से एक बात सुनी थी, तो उसने कहा था कि मैं तब तक मेहनत करूँगा जब महंगी चीज़ मुझे सस्ती ना लगने लगे। तो अभी मेरी ज़िंदगी में मतलब वो टाइम नहीं आया कि महंगी चीज़ सस्ती लगने लगी, लेकिन वाकई इसने 1 साल ने ना बिल्कुल पलट दिया है पूरी कहानी को। पहले मैं बहुत सोचता था, अब मुझे सोचना नहीं पड़ता है। कोई चीज़ अच्छी लग रही है ठीक है ले लेते हैं इसको, इतना फ़र्क हुआ है। ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा आप पर हो गई कि भैया आज, और ये वास्तविक ही अपने आप में बहुत बड़ा एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली चीज़ है कि आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और ये पता तो कुछ होता नहीं, क्योंकि समय से पहले कोई चीज़ होती नहीं है। हम लोग तो सिर्फ काम करना है, आगे तो ईश्वर को कब क्या चीज़ें करनी है तो किसी के हाथ में नहीं है। सही बात। लेकिन हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही अग्रसर आगे बढ़ते रहें, और हम आशा करते हैं ईश्वर से भी कि आपको बहुत जल्दी बॉलीवुड के अंदर भी बॉलीवुड के आपको जो है क्राइम पेट्रोल और उससे भी ऑफ़र आए, और हम भी मदद करेंगे इसमें आपकी। ना चाहे एक ही एपिसोड हो। मैंने अपना चैनल शुरू करने से पहले जी जब मैं 8 महीने घर में खाली रहा तो मैंने 24 घंटे में 18 घंटे सिर्फ क्राइम पेट्रोल ही देखता रहा। अब ये जो ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ है, प्रिंट मीडिया का पूरा एक्सपीरियंस, क्राइम पेट्रोल, क्राइम तक की कहानियाँ और भी जो बहुत सारी चीज़ें थी, वो लोगों से मुझे सबसे बड़ा हथियार जो रहा है मेरा, वो रहा है मैं बुज़ुर्गों से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। उनके पास बैठ के उनकी पूरी कहानी को डीपली सुनता था। जिज्ञासा जो होती है ना, देखिए आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में से रिलेटेड जब कोई आप वर्क करते हैं तो आपको ना वो चीज़ें, अगर एक आदमी 0 से स्टार्ट कर रहा है और आपकी स्टार्टिंग भी 100 से हो रही है, तो आप जो बीच का गैप है उसको कैसे आपको कंसीडर करेंगे? अगर कोई आदमी 0 से कोई काम कर रहा है और आप ऑलरेडी 100 की स्पीड पर हैं, अब 100 वाला जब दौड़ेगा तो 200 पे पहुंचेगा, और 0 वाला पहुंचते पहुंचते तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही बात। तो ये आपके साथ एक बड़ा एडवांटेज रहा है कि आपका जो एक मीडिया का, साहित्य का, ये सब चीज़ें जो रही हैं इसने बड़ी मदद की है, और ये शायद लोग उस चीज़ को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं मीडिया का आदमी हूँ तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को। सही बात। कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और बॉलीवुड का जो आप कह रहे हैं ना क्राइम पेट्रोल, वो तो आपके सामने बहुत छोटी चीज़ है। वो तो नेशनल लेवल की चीज़ है, आप तो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसा ना, अपनी ज़मीन को कभी नहीं भूलना चाहिए। जमीन समझ नहीं रहा आपकी बात को, वो मैं जमीन की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों को आपको ये बता रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं 2 लोगों को अपना गुरु मानता हूँ। इसमें शम्स ताहिर खां हैं, मैं आज तक में हैं, दूसरा अनूप सोनी जी। मैं इनको, ऐसा है कि अनूप सोनी से तो मेरी सिर्फ फ़ोन पे बातचीत हुई है, लेकिन शम्स ताहिर खां से मेरी मुलाकात कई बार हुई है। लेकिन इन लोगों को देखकर कि ये कैसे काम करते हैं, देखिए गुरु जो होता है, गुरु का अपना एक दायरा अलग होता है। गुरु एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसका शिष्य कितने बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन गुरु की जो गरिमा होती है उसको नहीं छू सकता। कई बार शिष्य गुरु से आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन एक लव्य की तरह सीख रहा हूँ इनसे। लेकिन भाई देखिए क्या है, अभी देश आज़ाद है और सब कुछ आपके सामने है। सही बात है। ये चीज़ें, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे क्या चीज़ें सीखनी है, ये मेरे विवेक पर है। और आप किसी को भी अपना गुरु मान के सीख सकते हैं। चेतना अगर आपके अंदर है, जिज्ञासा है, कुछ भी कर सकते हैं। और आज की दुनिया तो देखिए ना, पूरी दुनिया आप किसी से पूरी दुनिया में कहीं बात कर सकते हैं, किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं, मतलब कितनी ईजी हो गई। एक ज़माना अगर 90 के दशक की बात करें तो सिर्फ लेटर या लैंडलाइन फ़ोन में भी लाइन में लगना पड़ता था, STD ISD करना होता था। इस बीच में एक बात कहूँगा मैं आपसे, उत्तराखंड की कोई खबर थी अभी हाल फिलहाल में जी, तो मैंने इंटरनेट से नंबर लिया, और नंबर लेने के बाद मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ों पर हूँ इस टाइम और मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है जी। तो मैंने कहा सर मैं उस्मान सैफी बात कर रहा हूँ। अरे यार उस्मान भाई तुम कहाँ सर? तो वहाँ से वो पहाड़ पे से जब उतरे हैं, रेंज में आते हैं, तब उन्होंने बातचीत की।
तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जब मैं किसी से बातचीत करता हूँ तो कई लोग, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, वो पहचान लेते हैं और कहते हैं अरे हाँ तुम्हारी स्टोरी मैंने देखी थी। उस्मान भाई, मीडिया, बॉलीवुड या आपका जर्नलिज्म, ये या पॉलिटिक्स, जो भी पब्लिक फिगर वाले जो काम है ना, इसमें पैसा कमे या ना कमे, लेकिन जो इज्जत और जो सम्मान आपको मिलता है वो उस पैसे के सामने बहुत छोटा और बौना दिखाई देता है। पैसा एक ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। मैं तो पैसे को कभी ना बाई प्रोडक्ट ही मानता हूँ। मैं कभी पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता। जब आप काम करेंगे तो पैसा बाई प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा, और नहीं आएगा तो रोटी कपड़ा मकान तो ईश्वर ने दिया ही है। ऐसा कौन सा कोई आफत या तूफान आ जाएगा कि भाई हम पे पैसा नहीं होगा तो कुछ। लेकिन आपके पास इतनी बड़ी ताकत कि लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको चाहते हैं, उससे बड़ा हो और क्या है। अरबपति खरबपति बैठे हैं कोठियों में, आप चले जाओ दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, कौन इसीलिए कोई पेड प्रमोशन नहीं किया, इसलिए किसी का कोई विज्ञापन नहीं लिया, और लोग बस इतना प्यार देते हैं। मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि लोग देखते हैं तो भी अंदर से और थोड़ा काम करने का। आप जैसा आदमी कभी भी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जो 6500 की नौकरी में खुश हो, तो वो तो आप आज उसके लिए बड़ी चीज़ है, तो विज्ञापन की क्या जरूरत पड़ रही है। अच्छा, रेपुटेशन मीडिया के हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना कहूँगा, और आपके भी साथ में मैं आपसे लोगों से एक बात कहूँगा कि आप पहले तो अपना एक लक्ष्य चुनिए कि आपको करना क्या है। कई बार हमें अपना लक्ष्य नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। लक्ष्य आप चुन लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए अपने काम के प्रति। उसके प्रति मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर में कोई फंक्शन हो रहा है, रिश्तेदारी, दोस्त, ये वो, आपको अपने काम पर पूरी 100% फोकस रखना पड़ेगा। फिर आप लक्ष्य हो गया, ईमानदारी हो गई, डेडिकेशन, आप लगे रहिए उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि आप इधर उधर सोच रहे हैं। तो ये 2 4 5 चीज़ें हैं। आप बस ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ और काम करते रहिए, कामयाबी आपको मिल जाएगी। आपको कोई रोक नहीं। चैनल के बारे में, आप जो रेपुटेशन मीडिया है, उस चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं पवार साहब का दिल से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है। लोगों के इंटरव्यू, उनकी पूरी जर्नी, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, कहाँ से पैदा हुए, इनकी एजुकेशन के बारे में, उनके परिवार के बारे में बहुत बारीकी से इन्होंने इंटरव्यू लिया है। और शायद ये पहला मेरा ऐसा इंटरव्यू रहा है जहाँ मैंने इतनी डीपली जाकर अपनी चीज़ें, अपनी खुद के बारे में बताई हैं। और इससे पहले शायद किसी के बारे में, किसी के पास इतनी सारी डिटेल में जानकारी नहीं होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक इंटरव्यू है। इसके लिए मैं पवार साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। नहीं, थैंक यू। ये तो खैर आपका बड़प्पन है। तो दर्शकों, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे उस्मान सैफी सफ़र के नायक उस्मान भाई। आज हमने जाना उनके जीवन सफ़र और उनका जो जर्नलिज्म का जो अपना एक्सपीरियंस है, जो उनकी यात्रा है, उन सब तमाम बातों पर उनसे चर्चा की। तो दोस्तों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।